हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाल गुप्ता, आपका टीचर। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, उसको कराने जा रहा हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। इन अकाउंटिंग वी जनरली फॉलो डबल एंट्री सिस्टम। हम अकाउंटिंग में ज़्यादातर क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसमें दो आस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। एक क्या होता है बच्चे, एक होता है डेबिट और दूसरा क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, हम तो अकाउंटिंग में यही फॉलो करते हैं। बट इस चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, सिंगल एंट्री सिस्टम, वेयर वी वुड हैव बीन गिवन ओनली वन एस्पेक्ट, जिसमें हमें सिर्फ एक ही एस्पेक्ट दिया होगा। सो दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, क्योंकि एक ही एस्पेक्ट गिवन है। इट इज ऑल्सो अ मिस स्टेटमेंट दैट इट इज ए इनकम्प्लीट और सिंगल एंट्री। ये एक मिस स्टेटमेंट भी है कि ये इनकम्प्लीट है या सिंगल एंट्री है, क्योंकि इस मेथड के अंडर वी ओनली रिकॉर्ड्स दोज एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर इसेंशियल, जो कि प्रोप्राइटर को लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ज़रूरी है, वो सिर्फ उसी एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है। ऐसा नहीं है कि वो इनकम्प्लीट है, वो जानबूझ के सिर्फ उन्हीं एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हैं जो एस्पेक्ट्स उनको ज़रूरी लगते हैं रिकॉर्ड करने। ठीक है जी। और समटाइम या कभी ये भी हो सकता है दैट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैज बीन मिसप्लेस, की अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मिसप्लेस हो गए हैं ड्यू टू एनी रीज़न। जहाँ तो चोरी की वजह से अकाउंट्स चोरी हो गया, मतलब दुकान में चोरी हुई, सारा सामान चोरी हो गया, तो फायर लग गई, फायर हो गई, केयरलेसनेस की ऑफ स्टाफ की वजह से वो रिकॉर्ड्स गायब हो गए, मिसप्लेस हो गए। ठीक है जी। या अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग थी तो वायरस आ गया, डाटा करप्ट हो गया, जिसकी वजह से उनके पास रिकॉर्ड्स पूरे नहीं है, जिसको अब हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कह सकते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या हुआ, जहां तो जो प्रोप्राइटर है, बिजनेसमैन है, वो सिर्फ ज़रूरी एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड कर रहा है, या दूसरा है कि उनके पास ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं, थेफ्ट, फायर, केयरलेसनेस और या वायरस की, जिसकी वजह से उनके पास रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो सिंगल एंट्री सिस्टम को डिफाइन कैसे किया जा सकता है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज ए मेथड और ए वैरायटी ऑफ मेथड्स employed for recording of transactions which ignore the twofold aspects and consequently fails to provide the businessman with the information necessary for him to be able to ascertain the position। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम के फीचर क्या हैं। पहला है फीचर मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स ओनली। प्रोप्राइटर सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स को फोकस करता है, पर्सनल अकाउंट्स को। ठीक है, क्योंकि उसको सिर्फ यही देखना मेजरली कि उसके क्रेडिटर्स कौन से हैं या उसके डेटर्स कौन से हैं। उसको बाकी चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना होता कि किससे लेना है पैसा, किसको देना पैसा, इसलिए वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स पे ही फोकस करता है। मान लो उसने सामान बेचा, परचेजेस टू क्रेडिटर्स आना चाहिए, तो वो सिर्फ क्रेडिटर पे फोकस करेगा। ठीक है जी। चलो उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक, ओनली कैश बुक ही वो मेंटेन करता है, क्योंकि उसको सिर्फ पैसे का इनफ्लो, मतलब पैसा का आने का, और आउटफ्लो, जिसको हम पेमेंट्स भी बोल सकते हैं, आउटफ्लो, ठीक है, इसका ही ध्यान रखता है। तो एक तरह से ये क्या आ गया, रिसीट्स आ गया, और ये आ गया पेमेंट्स। ठीक है, सिर्फ इसी पे ही फोकस करता है वो। ओके जी। डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वाउचर, और डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वाउचर्स पे ही उसका ध्यान रहता है, बिकॉज जो कलेक्ट किए होते हैं ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, उसी पे ही उसका ध्यान रहता है। उसके अलावा वो किसी और चीज़ को या प्रोविजंस को फोकस नहीं करता। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इसलिए रहती है क्योंकि कोई वो किसी सिस्टम को प्रॉपर फॉलो नहीं करता, क्योंकि किसी भी सिस्टम में उसका डबल एंट्री सिस्टम अगर वो फॉलो करे, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करे, तो उसमें तो कोई प्रिंसिपल्स होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के। ठीक है, तो उस सिस्टम के हिसाब से आपका जो काम करने का तरीका है, अकाउंट्स लिखने का तरीका है, वो यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, बट जब आप सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को फॉलो करोगे तो कोई प्रिंसिपल्स नहीं रहेंगे। ठीक है, उसको हर वक्त या हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंट्री करनी पड़ती है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंट्स नहीं रहती। सूटेबिलिटी, ये किसके लिए सूटेबल है, ओनली फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ओनली फॉर स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है जी। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तो इसमें फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होंगे,
ये सिर्फ एक एस्टिमेशन के रूप पे ही होते हैं। सो फाइनल अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स ओनली, बिकॉज रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं बनाए जाते। तो रियल अकाउंट से आपको क्या पता चलेगा, एसेट्स की डिटेल, और नॉमिनल अकाउंट से आपको क्या पता चलेगा, एक्सपेंसेस या इनकम की डिटेल, बट वो तो मिसिंग है, जिसकी वजह से वो एक सिर्फ एस्टिमेशंस पे ही रहते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। रीजंस फॉर कीपिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, क्या रीजन होता है, बिकॉज ये एक सिंपल मेथड है। दुकानदार जो बिजनेसमैन है, क्योंकि हमने बात करी है स्मॉल बिजनेस के लिए सूटेबल है, तो उसको ज़्यादा पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं होती, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहता, नो कॉम्प्लिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल बिजनेसेस। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, स्मॉल बिजनेसेस में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, पैसे का आने का और पैसे का जाने का ही उन्होंने हिसाब ज़्यादा रखना होता है। और ये लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि नो नीड टू हायर प्रोफेशनल स्टाफ, प्रोफेशनल स्टाफ को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सूटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न, ये तो मैंने पहले बता दिया कि स्मॉल बिजनेस या स्मॉल कंसर्न्स के लिए ही सूटेबल है। ईजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत एक सिंपल सा फॉर्मूला ही लगाना है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, ड्राइंग्स हो तो उससे ही आप प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हो। और ये फ्लेक्सिबल मेथड है, कोई इसमें रिजिडनेस नहीं है, फ्लेक्सिबल मेथड है। जिस बिजनेस को जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको फॉलो करके, उस एंट्रीज को रिकॉर्ड करके अपना काम कंप्लीट कर सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। लिमिटेशंस क्या है ऑफ कीपिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सबसे पहली लिमिटेशन है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस नॉट पॉसिबल, बिकॉज सारे टाइप्स के अकाउंट नहीं बनते। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉमिनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स बनते ही नहीं हैं, तो उससे क्या होगा बच्चे, उससे ट्रायल बैलेंस बन ही नहीं सकता। इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक, बिकॉज क्योंकि अगर हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है जी, कुछ कंसेप्ट्स को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन सिंगल एंट्री में वो फॉलो नहीं करनी होती, और डबल एंट्री इस पर लगता नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट है और अनसाइंटिफिक है। जहां रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे वो चीज़ अनसाइंटिफिक ही होगी। ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, नेचुरली जब आप अनसाइंटिफिक कह रहे हो, प्रॉपर रूल्स एंड डबल एंट्री के नहीं लग रहे, तो जो प्रॉफिट है उसको पे हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द केसेस पे वो एस्टीमेट्स पे ही चलते हैं। डिफिकल्टी इन प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में भी हम वो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा के ही ड्राइव आउट करते हैं फिगर्स को। प्रॉपर वॉचर्स नहीं होते, प्रॉपर सिस्टम से वो काम नहीं होता, पूरी डिटेल्स अवेलेबल नहीं होती। नो कंट्रोल ऑन एसेट्स, एसेट्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता। एसेट्स पे कंट्रोल नहीं होने का क्या मतलब है, क्योंकि रियल अकाउंट्स बनाए नहीं जाते, तो इसलिए ओरिजिनल वैल्यू पता नहीं चलती और एक्यूरेसी की कमी रहती है। एक्यूरेसी कैंट बी प्रूव्ड, ठीक है, एक्यूरेसी को प्रूव नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफिकल्टी इन कंपैरेटिव स्टडी, बिकॉज हमने बोला खुद आगे पहले बोला उसके फीचर्स में भी कि इट इज अ फ्लेक्सिबल मेथड। ये क्या है बच्चे, फ्लेक्सिबल मेथड है, जिसकी वजह से हर बार हर केस में हर ट्रांजैक्शन में भी वो अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड कर सकता है, जो एस्पेक्ट उसको इसेंशियल लगता है। दुकानदार को जो एस्पेक्ट इसेंशियल लगता है वही रिकॉर्ड करता है ना, तो इसलिए कंपैरेटिव स्टडी नहीं हो सकती, क्योंकि पिछले मंथ में या पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसको कुछ और इंपॉर्टेंट लग रहा था, इस फाइनेंशियल ईयर में उसको कोई और एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है। इसलिए फ्लेक्सिबल मेथड होने की वजह से कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाता। और इंटरनल चेक भी पॉसिबल नहीं है, इंटरनल चेक पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि लैक ऑफ डबल एंट्री प्रिंसिपल्स, डबल एंट्री प्रिंसिपल्स नहीं लग रहे। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में चाहे 1 नंबर का है तो आएगा ज़रूर। ठीक है जी, तो इसको आप याद ज़रूर करना। डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, पहला बच्चे है बेसिस ऑफ डिफरेंस डबल एंट्री सिस्टम एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। दूसरे नंबर पे सबसे पहले हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ द एस्पेक्ट्स। बोथ एस्पेक्ट्स डेबिट एंड क्रेडिट आर रिकॉर्ड
रिकॉर्डेड इन डबल एंट्री सिस्टम, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में मोस्टली ओनली वन आस्पेक्ट विच बिजनेसमैन थिंक नेसेसरी इज रिकॉर्डेड। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की। बच्चों टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है ऑल अकाउंट्स, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, सारे तरह के अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम में बनाए जाते हैं, बट सिंगल एंट्री सिस्टम में या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। और इधर ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री सिस्टम में प्रिपेयर किया जाता है और इधर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं किया जाता। नेट प्रॉफिट एंड लॉस ट्रू और इधर नॉट ट्रू। फाइनेंशियल पोजीशन डबल एंट्री सिस्टम में ट्रू बनती है, और नेचुरली अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी पूरी की पूरी ही ट्रू नहीं बनती, और ये एस्टीमेट्स पे बेस्ड होती हैं। ठीक है। और रिलायबिलिटी डबल एंट्री सिस्टम मोर रिलायबल है और सिंगल एंट्री सिस्टम नॉट मोर रिलायबल। सुटेबिलिटी सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, स्मॉल और लार्ज, एंड सुटेबल फॉर ओनली स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है बच्चों, सिंगल एंट्री सिस्टम के और डबल एंट्री सिस्टम के ये डिफरेंस था। अब हम आगे बढ़ते हैं, रीजंस फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बच्चों रीजंस क्या है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होने के, ये हो गया सर, हाँ ये डिफरेंस हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। एसरटेन कैसे करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे एसरटेन करेंगे फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। देखो बच्चों दो मेथड होते हैं, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, जिसका दूसरा नाम है कैपिटल कंपैरिजन मेथड, और तीसरा नाम है नेटवर्थ मेथड। इसका मतलब यदि आपके टेस्ट में या एग्जाम में या आपके क्वेश्चन में गिवन हो इन तीनों में से कोई भी नाम, तो उसका मतलब एक ही होगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड जनरली इसी को लिखा जाता है। ठीक है, कैपिटल कंपैरिजन मेथड और नेटवर्थ मेथड। और दूसरा मेथड बच्चा क्या है, कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री सिस्टम। कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री सिस्टम। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये नेट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड ये आपके क्लास 11 के सिलेबस में है सीबीएसई में, और कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री सिस्टम ये आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन क्लास सीबीएसई, क्लास 11 सीबीएसई सिलेबस। ठीक है, तो हम सिर्फ इसी फॉर्मूले की या इसी मेथड की ही बात करेंगे कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड की, जो जिस पे हमें फोकस करना है अब, जिसके हमने प्रैक्टिकल्स भी करने हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से कराऊंगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द प्रॉफिट्स आर एसरटेन्ड बाय कंपेयरिंग द कैपिटल एट द एंड ऑफ द अकाउंट, कैपिटल एट द एंड एंड कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, बाय कंपेयरिंग एंड की कैपिटल पे और बिगिनिंग की कैपिटल को कंपेयर करके। और यदि इफ द कैपिटल एट द एंड अकाउंटिंग इज मोर, यदि क्लोजिंग की कैपिटल मोर है बिगिनिंग से, तो डिफरेंस इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट और वाइस वर्सा। ठीक है बच्चे, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एज सच इन रिकॉर्ड टू एसरटेन प्रॉफिट, in order to ascertain profit according to this method it is necessary to calculate the capital at the beginning। तो इसके लिए आपको ओपनिंग कैपिटल, बिगिनिंग की कैपिटल जरूर चाहिए होगी और क्लोजिंग की कैपिटल भी चाहिए होगी। ठीक है, एंड कैपिटल एट द बिगिनिंग इज कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग एन ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एंड सिमिलरली कैपिटल एट द एंड इज कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग अ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है बच्चों, सो ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज सिमिलर टू दो नोट द सेम एज ए बैलेंस शीट एंड इज प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट इधर नेचुरली उसी तरीके से जैसे कि बैलेंस शीट बनती है। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कैपिटल हमारी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगी, और कैश, बैंक बिल रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारा कुछ अब बिल्कुल वैसा ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनता है जैसा कि बैलेंस शीट होता है, बट इसमें कैलकुलेट करके हमें कैपिटल की फिगर निकालनी होती है, वो जो हमारा फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू L प्लस C वाला। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ भी लिख दिया, तो कैसे होगा, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है बच्चे, A इज इक्वल टू L प्लस C, और C को ड्राइव आउट करने के लिए फिर हम इसको ऐसे कर देते हैं, इस फॉर्मूले को इक्वेशन में लगा के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम आप डिफरेंस की बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है जी, चलो अब हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डबल एंट्री। डबल एंट्री में बैलेंस शीट में क्या है, इसमें प्रिपेयर की जाती है डबल एंट्री सिस्टम से, और इसमें से किससे प्रिपेयर की जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है हम उसी से करेंगे, बाकी चीज़ें एस्टिमेट के हिसाब से चलती हैं। अर्थमेटिक
मैथमेटिकल एक्यूरेसी, टेलिंग ऑफ बैलेंस शीट। टेलिंग ऑफ बैलेंस शीट का मतलब बोथ साइड, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड जब मैच कर जाती है तो इससे एक्यूरेसी प्रूव हो जाती है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की। हाँ, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम था, डबल एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे थे, और अगर वो बैलेंस शीट टैली हो जाती है, डेबिट क्रेडिट इसका मतलब टैलीड हो गए हैं, तो इसका मतलब अर्थमेटिकल एक्यूरेसी प्रूव होगी कि ठीक है। बट इस केस में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी प्रूव नहीं होती, क्योंकि हम तो खुद ही उसको क्या करते हैं, ये देखो, हम खुद ही उसको कैपिटल को बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे। वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूज, और ये सिर्फ एस्टिमेट्स होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। और ऑब्जेक्टिव क्या है बैलेंस शीट का, प्रिपेयर टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन, और ये क्या है, प्रिपेयर टू एसरटेन द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस। और उसके बाद क्या है बच्चों, डिटेक्शन ऑफ ओमिशन और एसेट्स और अ लायबिलिटी कैन बी डिटेक्टेड इजिली बिकॉज बैलेंस शीट विल नॉट टैली अदरवाइज, क्योंकि बैलेंस शीट अदरवाइज टैली नहीं होगी। एंड कैंट बी इजिली डिटेक्टेड एज दीज आर एस्टिमेट्स ओनली, क्योंकि ये सिर्फ एस्टिमेट्स होते हैं। और उसके बाद क्या बेटा, रिलायबिलिटी, ये मोर रिलायबल है और ये लेस रिलायबल है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं प्रॉफिट को इन सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में, उसके स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट द बिगिनिंग फॉर कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ द स्टार्ट ऑफ द ईयर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो इजीली हम कर लेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग बना के, या मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है आपको गिवन भी हो क्वेश्चन में। चलिए स्टेप नंबर 2, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट द एंड फॉर कैलकुलेटिंग द कैपिटल एट द एंड, इट इज नोन एज क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद क्या है बेटा, सी स्टेप 3, एडजस्ट द क्लोजिंग कैपिटल बाय एडिंग इनटू द ड्राइंग्स मेड बाय द प्रोप्राइटर ड्यूरिंग एंड डिडक्शंस देयर फ्रॉम द एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ड्राइंग्स को सिंपली क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देना है और एडिशनल कैपिटल को लेस कर देना है। और उसके बाद नाउ द ओपनिंग कैपिटल इज डिडक्टेड फ्रॉम द एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल टू एसरटेन द प्रॉफिट और लॉस। और जो स्टेप 3, उसमें हमने क्या करना है, स्टेप 3 का जो भी आंसर आएगा जिसको कि हम एडजस्टेड कैपिटल बोल रहे हैं, उसको क्या करेंगे हम, अब उसमें से क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे तो हमारी बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट या लॉस के फॉर्म में आ जाएगी। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, इक्वेशन के फॉर्म में मैं आपको समझा रहा हूँ, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसके फॉर्मेट की भी बात कर लेते हैं। ये फॉर्मेट रहा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का फॉर द ईयर। ये देखिए, ये फॉर्मेट में आपको पर्टिकुलर्स और यही ऐसे फॉर्मेट बनाना है, ये अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये देखिए कैपिटल एट द एंड आपने लिख लेनी है। उसमें ड्राइंग को क्या करना है, आपने ड्राइंग को आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। एडिशनल कैपिटल को क्या करना है, जो भी साल में वो कैपिटल लाया उसको लेस कर देना है, और ओपनिंग कैपिटल को भी लेस कर देना, तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। ठीक है, अगर ये फिगर माइनस की आएगी लास्ट में तो ये लॉस है, अदरवाइज वो प्रॉफिट है। तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है, जो कि इसमें 2 ही स्टेटमेंट्स आपको बनाने को आएंगी पेपर में, या क्वेश्चन करते वक्त 2 ही चीज़ें आएंगी। एक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिसको कि हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं, ओपनिंग या क्लोजिंग, ये दोनों में से कोई एक या दोनों भी बनाने को आ सकती है, बट दोनों को बनाने का तरीका यही रहेगा। आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएट क्या करना है कि ओपनिंग बैलेंसेज और क्लोजिंग बैलेंसेज कौन से, ठीक है, उसी के बेसिस पे आपको ओपनिंग और क्लोजिंग को कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, और ये रहा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ये 2 स्टेटमेंट्स आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। और बच्चों अगली वीडियो से मैं इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है जी, विशिंग यू गुड लक, हैप्पी लर्निंग।